शिक्षा की चुनौतियाँ, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष, जैसा कि उनके बनने के बाद भी लोगों ने कहा था और अब भी कहते हैं कि ये प्रणय सर के मिजाज की चीज़ नहीं है। तो एक तरह से एक मेधा, हिंदी की दुनिया की एक ऐसी मेधा जिन्हें सुनने को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं हम। प्रोफेसर प्रणय कृष्ण सर से आग्रह है कि वे आए और इस संगोष्ठी में अपनी बातचीत रखें कि आज के दौर में शिक्षा की चुनौतियां किस तरह की हैं। बड़े आदर के साथ प्रणय सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड जीपी मिश्र, हमारे दोनों बहुत ही श्रद्धेय अध्यापक चौथेराम जी और राजेंद्र जी, साथ ही आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आशीष जी, संजय जी। हम मुझे 2016 की बात याद है कि जन्म शताब्दी समारोह मुक्तिबोध और त्रिलोचन का था, जिसके तैयारी के सिलसिले में बनारस गया हुआ था। तो वहाँ पे जो हमारे वरिष्ठ साथी थे, उन्होंने पूरे देश से बहुत अच्छे कवियों और आलोचकों को बुलाया था उस अवसर पर। बहरहाल मैं उसके आयोजन की तैयारी के सिलसिले में जब नौजवानों से मिल रहा था, खासकर वो लोग जो कि मैं जब छात्र था और जिस छात्र संगठन में था उसके लोगों से मुलाकात कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं बनारस में जिसमें चौथीराम यादव ना। मैं तो अजीब फिर उन्होंने कहा, सड़क पर कौन होता है हमारे साथ, लड़ाई में कौन होता है हमारे साथ, कोई एक व्यक्ति भी नागरिक समाज का न हो, लेकिन चौथीराम यादव जरूर होंगे सड़क पर। इस परंपरा के जो शिक्षक हैं, लाल बहादुर वर्मा से लेके चौथीराम जी से लेके और राजेंद्र जी, हम लोगों को उन्होंने जितना कक्षाओं में सिखाया है उससे भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से सिखाया है। और प्रतिरोध की परंपरा के वाहक के रूप में, इस समाज के आवैविक बुद्धिजीवी के रूप में जो कुछ उन्होंने हम लोग को दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य है। और इसलिए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ आज अपने इन दोनों गुरुओं के इस सम्मान समारोह में बोलते हुए। शिक्षा की चुनौतियों पर मैं आने से पहले अगर आपको देखा जाए तो प्राचीन भारत में या बहुत कुछ मध्य काल में भी बहुत ही चंद लोगों को शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। और स्थानीय जमींदारों के संरक्षण में अध्यापक जो है बच्चों को दोहे, चौपाई, कुछ नीति कथाएं, कुछ धर्म कथाएं या हिसाब किताब थोड़ा बहुत करना सिखा पाते थे। और बाकी जो जाति व्यवस्था थी उसके साथ जुड़े हुए, जातियों के साथ जो जुड़े हुए कौशल थे वो वंशानुगत रूप से लोगों को हस्तांतरित किए जाते थे। कुल मिलाकर औपचारिक साक्षरता तो नहीं थी, लेकिन जिंदगी की तालीम, जिंदगी काटने लायक कुछ विद्याएं लोगों के पास हो जाती थी। आज़ादी की लड़ाई में सबसे बढ़ चढ़कर मांग हुई सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की और लगातार आंदोलन हुए उसको लेकर। महात्मा फुले, दादाभाई नौरोजी, रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, गांधी और जाने कितने जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के नायक थे, उन सब ने तालीम पर बड़ा जोर दिया। 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो तालीम, आप समझिए कि साक्षरता की दर सिर्फ 12 से 14% थी। उसके बाद आज़ाद भारत में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले गए और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी एक आंदोलन के तौर पर जगह जगह एक तरह के जागरण के तौर पर स्त्री शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षा के स्वतः जो जनता के प्रयास से उससे विद्यालय चला करते थे। तो सरकारी मदद से जब विद्यालयों का जाल बिछा तो हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, असल में सच कहा जाए तो उन्हीं सरकारी स्कूलों, प्राथमिक और दूसरे विद्यालयों से प्राप्त जो विद्या थी उसी के चलते ये भारत का बहुत बड़ा विशाल मध्य वर्ग तैयार हुआ। लेकिन ये सबको मालूम है कि वर्ग और वर्ण विभाजित समाज में और जहाँ लैंगिक असमानता इतनी ज़्यादा हो,
वहाँ पे शिक्षा का जनतांत्रिकरण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन किया ये गया कि खासकर 1980 के दशक से, पहले भी ये था कि कुछ प्राइवेट स्कूल जैसे ज़मींदारों तालुकेदारों के लड़के पढ़ते थे उन स्कूल में या तालुकेदार कॉलेज में, लेकिन 80 के बाद तो प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ गई। और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर शिक्षक और जो छात्र अनुपात है बहुत ज़्यादा है, यानी एक शिक्षक पर बहुत ज़्यादा छात्र हैं। और अध्यापक जो हैं वो कम तनख्वाह पे काम करते हैं और ज़्यादा तनख्वाह पे साइन करते हैं हर महीने। और क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे फीस ज़्यादा होती है, इसलिए आम माँ बाप लड़कियों को नहीं भेजते। अगर फीस ही खर्च करनी है मोटी तो लड़के को प्राथमिकता मिलेगी। और इसी तरह से जाति और वर्ग के हिसाब से भी शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्करण शुरू हो जाता है। और इसीलिए निजीकरण ने, शिक्षा के निजीकरण ने और वैसे भी उद्योगों और हर चीज़ के निजीकरण ने पिछड़े और दलित जातियों के साथ बड़ा अन्याय किया है। महात्मा फुले ने अपनी एक जगह कहीं लिखा था कि मेरे कुछ जाति के मित्र ये कहते हैं कि मुझे अपने स्कूल के बच्चों को कुछ अक्षर ज्ञान कराना चाहिए और कुछ हिसाब किताब सिखा देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सही गलत का विवेक पैदा करना हमारे स्कूल की शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। 1882 में ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने ये कहा कि ज़्यादातर जो टैक्स सरकार वसूलती है राजस्व उस ज़माने में, वो किसानों और मजदूरों से लिया जाता है, लेकिन जब शिक्षा पे खर्च करने की बात आती है तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को ही की शिक्षा पर ही पैसे खर्च होते हैं। 1911 में गोखले ने इंपीरियल कमीशन के सामने कहा कि मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर वर्धा में 1937 में 7 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक होती है जिसमें ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और रोजगार परक हो। लेकिन हर बार, ये तो हम आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं, आज़ादी के बाद भी जब भी ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए, तो सरकारों ने ये कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। बहरहाल 1993 में एक बड़ी सफलता तब मिली जबकि उच्चतम न्यायालय ने कहा उन्नीकृष्णन केस में कि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसी के तहत 6 से 14 तक के उम्र के बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी और वो सरकार का दायित्व है, एक तरह का फंडामेंटल राइट। लेकिन कहाँ सरकारें मानने वाली थी? 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ दिया गया 21 क, और उसमें यह जोड़ दिया गया कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उस रीति से दी जाएगी जो राज्य निर्धारित करेगा। तो ये कैविएट लगा दिया। अब राज्य अनौपचारिक ढंग से देना चाहता है, निजी हाथों में देना चाहता है, शिक्षा मित्रों से काम चलाना चाहता है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गया। अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए ये संविधान संशोधन लाया। और 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें ये कहा गया था कि संसाधनों की कमी के चलते इनफॉर्मल स्कूल्स और अध्यापकों के माध्यम से 50% बच्चों की शिक्षा इनफॉर्मल तरीकों से दी जाए, यानी कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, कोई प्रॉपर स्कूल सिस्टम ना हो। हम अब इनफॉर्मल कई तरीके हैं और उसमें से आजकल के ज़माने में ऑनलाइन शिक्षण भी जुड़ गया है। तो वहीं पर अगर हम विकसित देशों से तुलना करें जो निजीकरण के, उदारीकरण के अलंबरदार हैं जो देश, वहाँ पे आज भी अमेरिका में 76% छात्र वो है सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। फ्रांस में ये संख्या 88% है, रूस में ये संख्या 89% है और कनाडा और जर्मनी में 100% स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर आप देखिए कि अभी हाल में 2019 में शिक्षा नीति आई, ये शिक्षा के बाजारीकरण का एक घोषणा पत्र है। और जो समान शिक्षा व्यवस्था की बात इतने दिनों से कही जा रही थी, कोठारी आयोग से लेकर लगातार कही गई, उसको धता बताया जा रहा है। बहुत
परतों में शिक्षा दी जाएगी। स्त्री पुरुष असमानता भी बढ़ेगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको, और कौशल विकास के बहाने जातिगत उत्पादन संबंधों को मजबूत करती है ये शिक्षा नीति। हम लोग 10+2+3 में पढ़ेंगे। अब जो प्रस्तावित है वो 5+3+3+4, यानी पहले 5 साल, इसमें 2 साल होंगे जिसको आप कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी या पूर्व माध्यमिक, और 3 साल, और जो बाकी है कक्षा पहली और कक्षा 2। इसमें क्या क्या होगा? खेल, व्यायाम आदि विषयों के साथ प्राचीन समृद्ध परंपरा, राष्ट्र प्रेम, परंपरागत त्योहार और परंपरागत पारिवारिक ढांचे के मूल्य सिखाए जाएंगे। अब ये जो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है, कहीं ये नहीं बताया गया है कि प्राचीन समृद्ध परंपरा क्या है। क्या जैनों की, बौद्धों की, भौतिकवादियों की ये सब जो परंपराएं थी, भारत में कोई एक परंपरा तो है नहीं। चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, हरदम से साहित्य के भीतर भी अनेक परंपराओं की बात होती रही है। क्या सब कुछ शास्त्र है? शास्त्र के विरोध में लोग संस्कृत भाषा के वर्चस्व के समानांतर प्राकृतों और भ्रंशों का साहित्य, द्विज संस्कृति के जगह जो है वो लोक संस्कृति, जनता की संस्कृति, ये क्या कौन सी समृद्ध परंपराएं हैं? क्या आदिवासी जगत की भी परंपराएं जो लोक की हैं वो भी समृद्ध मानी जाएंगी और सिलेबस का हिस्सा बनेंगी? क्या इंडो पर्शियन ट्रेडिशन जो है वो भले ही उतनी प्राचीन न हो, लेकिन उसने बहुत कुछ इस देश को दिया है, उससे उत्पन्न जो तमाम तरह के बौद्धिक अनुशासन निकले, कलात्मक चीज़ें निकली, सांस्कृतिक रूप निकले, क्या वो भी पढ़ाए जाएंगे? इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये हम समझ सकते हैं कि जिस किस्म का माहौल और जिस किस्म के निज़ाम में हम रह रहे हैं, ये प्राचीन समृद्ध परंपरा का पाठ किस तरह से। और फिर ठीक है, परंपरागत त्योहार, परंपरागत पारिवारिक ढांचे के मूल में परिवार, जो परंपरागत परिवार हैं वो किस कदर कारागार बन जाते हैं बहुत से लोगों के लिए, वो भी सब लोग जानते हैं। वो कौन से किस पारिवारिक ढांचे की बात हो रही है? ये तो बहुत पुराना पारिवारिक ढांचा तो वही था जिसमें कि एक पैट्रियार्क होता था और वो पूरे कुनबे का मालिक होता था, सब कुछ उसकी इच्छा से चलता था। उसमें क्या व्यक्तिगत स्वाधीनता थी, क्या वर्ण की स्वतंत्रता थी, क्या अपने तरह से खान पान से लेके प्रेम करने और जीवन व्यवहार करने की सुविधा थी। और अगर ये सब नहीं था तो उस अलोकतांत्रिक पारिवारिक ढांचे के किन मूल्यों को बच्चों को सिखाया जाएगा। और देखिए, ये जो प्री प्राइमरी और पहली दूसरी का जो पहला ग्रुप है 5 साल का, उसमें 3 से लेके 8 साल के बच्चे पढ़ते हैं। एकदम पूरा मन होता है, जैसे पूरे कागज पे इबारत बहुत स्पष्ट होती है, उसी तरह से उस समय उम्र के उस पड़ाव पे जो कुछ उनको सिखाया जाएगा वो लकीर की तरह खिंच जाता है मस्तिष्क में, वो संस्कार बन जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये पूछें बार बार इन शिक्षा नीति के प्रस्तावकों से कि पारंपरिक पारिवारिक ढांचे के मूल्य क्या हैं जो आप पढ़ाना चाहते हैं, और प्राचीन समृद्ध परंपराएं क्या हैं, उसमें क्या है और क्या नहीं है, ये स्पष्ट रूप से बताया जाए। अब देखिए, भारत में ही, प्राचीन भारत में भी देखिए तो एक गुरुकुल पद्धति थी जिसमें गुरु की जो अथॉरिटी थी उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसमें डिसेंट का, क्वेश्चन का, प्रश्नांकित करने का भाव नहीं था। संशयात्मा विनश्यति या श्रद्धावान लभते ज्ञान। वही जो एक बौद्ध शिक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी खुली हुई थी, जिसमें कि शिक्षक और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनकी लगभग बराबर की भागीदारी हुआ करती थी। तो अगर हम पुराने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात करें तो क्या इंडियन है और क्या इंडियन नहीं है, इसके बारे में ये दस्तावेज चुप है। 3री से 5वीं कक्षा तक का जो दूसरा ग्रुप है, इस ग्रुप में मूलभूत कौशल सिखाया जाएगा, भाषा, गणित और विज्ञान के साथ। और यहाँ भी प्राचीन समृद्ध परंपरा और पारिवारिक मूल्य और इन सब की बात की गई है, जो 12वीं तक चलेगा। ये 3री से 5वीं कक्षा के बच्चों को जो कौशल सिखाए जाएंगे
उसमें मिट्टी का काम कुम्हार जो करते हैं, बढ़ई का काम, कागज़ का काम, ये सब जो काम जातिगत पेशे थे, तो जातिगत उत्पादन प्रक्रिया को शिक्षा से जोड़ने की यहाँ प्रस्तावना की गई और उसकी एक बहाली होगी। फिर आप आइए 6ठी से 8वीं तक के कक्षा में, यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ के ये कहा गया है कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कुम्हार, बढ़ई, ये सारे लोग स्कूलों में आएंगे और वो बच्चों को सिखाएंगे वो सारा काम। अगर ध्यान से आप देखें तो ये पूरी की पूरी शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, सेकेंडरी शिक्षा का जो दस्तावेज है वो विश्व मार्केट में दिहाड़ी मजदूर बनाने के प्रति समर्पित है और गहराई से अध्ययन की इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो 9वीं से 12वीं तक की बात जब करें हम, तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम हो, हर सेमेस्टर में कम से कम 5 सब्जेक्ट और अधिक से अधिक 6 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट तो बहुत सारे कर दिए, लेकिन आप कोई भी विषय कभी बदल सकते हैं, तो गहराई में जाने का अवसर नहीं। एक सुपरफिशियल नॉलेज लेकर आप निकलेंगे जब विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में जब जाएंगे। अब उच्च शिक्षा पे आइए तो करीब करीब हमारे देश में 40,000 कॉलेज हैं, करीब 750 विश्वविद्यालय हैं और टेक्निकल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मिला लीजिए तो करीब करीब कुल मिला के 50,000 इंस्टीट्यूशंस हैं। उसमें से कुछ केंद्र सरकार सीधे चलाती है, IITs हैं, IIITs हैं, IIM है वगैरह वगैरह, या बहुत सारे और नेशनल इंस्टीट्यूट्स। और लक्ष्य ये है कि आगामी 10 साल के अंदर इन 50,000 इंस्टीट्यूशंस को कम करके लगभग उसकी संख्या 12,300 तक कर दी है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जितने लोग अभी उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं भारत में 18 से 23 की उम्र वाले, उनकी संख्या को दुगना करना है उसी 10 साल में, 2032 में। तो स्टूडेंट्स की संख्या दुगनी होगी और जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं उसकी संख्या 1/4 हो जाएगी। और वो 3 तरह के विद्यालय होंगे। पहला शोध विश्वविद्यालय जिसकी संख्या करीब करीब 300 होगी, 1000 से 2000 के बीच शिक्षण विश्वविद्यालय और 5 से 10,000 के बीच में बाकी महाविद्यालय होंगे। इसके अलावा केंद्रीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो गठित होना है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अंदर जो चयन समिति होगी कि कौन कौन लोग सदस्य होंगे उसको भी चेयर करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा परिषद बनेगी, राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। एक जबरदस्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इस पूरे दस्तावेज में दिखाई पड़ती है। और बात यह है कि जो फेडरल या संघीय ढांचे में राज्यों और एक कॉन्करेंट लिस्ट में है शिक्षा, राज्यों का विषय भी है, केंद्र का विषय भी है, लेकिन इस केंद्रीकरण के चलते राज्यों का शिक्षा के संबंध में जो भी अधिकार था वो काफी हद तक घट जाएगा। और स्वायत्तता की बात कीजिए, जब हम लोग छात्र थे तब से ही एक बात हो रही है स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या मतलब है? स्वायत्तता मतलब है कि सरकारी वित्त पोषण से स्वायत्त हो जाइए, यानी सरकार पैसा नहीं देगी, आप पैसा कमाइए। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पैसा कमाए, इंडस्ट्री के साथ अपना साइनर्जी विकसित करे या अपने हॉस्टलों को और अपने और जो संसाधन हैं उनको किराए पे उठाए, फीस बढ़ाए, किसी तरह से वो अपने संसाधन जितने बढ़ाएगी उतना मैचिंग ग्रांट हम दे देंगे। पुनैया कमेटी के रिपोर्ट में यही बात थी। और बदले में आप अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर लीजिए और किस योग्यता के शिक्षकों को रखना है और प्रवेश नीति वो सब आप बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। असली स्वायत्तता ये है कि सरकार खर्चा नहीं देगी, सरकार उतना ही देगी जितना कि विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान खुद कमा पाएगा। ये मूल उसकी केंद्रीय बात है। वरना स्वायत्तता वगैरह वैसे भी नहीं मिल रही है। जो बोर्ड्स बनेंगे, आप देखिए कि जब ये कहा जा रहा है कि सारी संस्थाएं खुद पैसा उगाएं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से लाएं चाहे कहीं से लाएं, तो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनेगा उसमें भी तो वही लोग होंगे, वही अडानी अंबानी बिरला होंगे या और भी जो होंगे। तो ये जो स्वायत्तता के नाम पर सरकार के अनुदान को खत्म करना धीरे धीरे और विदेशी और देशी पूंजी के हवाले इंस्टीट्यूशंस को करने की एक पूरा ये मसौदा है। अब आज
हमारे यहाँ 18 से 23 आयु वर्ग के जितने स्टूडेंट्स जाने लायक हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ने लायक हैं, उसका सिर्फ 25% उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। चीन में ये संख्या 43% है और अमेरिका में 85% है। तो इस शिक्षा नीति में कहा गया कि 25% की जगह 50% हम अगले 10 वर्षों में करना चाहते हैं, लेकिन अनुदान घटाते जाएंगे, संसाधन घटाते जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस खुद अपने पैरों पे खड़े हों और साथ ही साथ उनकी संख्या भी हम कम करेंगे। अब इस पूरे दस्तावेज में वैज्ञानिक शिक्षा की बड़ी बात की गई है और प्राचीन समृद्ध परंपराओं की तरह वैज्ञानिक शिक्षा के बारे में भी कुछ खास कहा नहीं गया कि क्या है वैज्ञानिक शिक्षा। तो आप लोग को याद होगा कि 2019 की इंडियन साइंस कांग्रेस में ये दावा किया गया था कि 2000 साल पहले ही हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिया था और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि जो गणेश जी का सर है हाथी का, वो प्लास्टिक सर्जरी का अभूतपूर्व उदाहरण है। फिर शिक्षा मंत्री एक बार गए खड़गपुर आईआईटी में, वहाँ आईआईटियंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम सेतु के आर्किटेक्चर की कलात्मकता को आप अध्ययन करिए और नल और नील सबसे पहले इंजीनियर थे भारत के। तो अब ये जो वैज्ञानिक चेतना है, ये स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिनको ये करना है वे उनकी ही आप चेतना देख लीजिए और उसके हिसाब से तय कीजिए कि वैज्ञानिक चेतना के नाम पे होने क्या जा रहा है। और बड़े जोर शोर से इस समय दो जुमले कहे जा रहे हैं। एक तो शिक्षा को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति और उसका भारतीयकरण। भारतीयकरण क्या है? क्या जो इतिहास लेखन अंग्रेजों ने किया था हमारे देश में, हमारे देश के बारे में, आज़ादी के बाद जो कुछ रोमिला थापर ने लिखा, जो कुछ सतीश चंद्र ने लिखा, जो कि विपिन चंद्र ने लिखा, क्या ये डीकोलोनाइज नहीं किया उसने इतिहास को, जो सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने लिखा? अब ये कौन सी और हिस्ट्री होगी जो डीकोलोनाइज करेगी? हिस्ट्री नहीं, सारी सोशल साइंसेस की बात करें तो डीकोलोनाइज करने का क्या मतलब है? और मैकाले की जिस शिक्षा पद्धति की हम सभी आलोचना करते हैं, जाहिर है कि वही औपनिवेशिक शिक्षा का मुख्य स्तंभ थे, लेकिन उसी प्रणाली के ही पैदावार तो सत्या नडेला हैं, सीईओ जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं और सुंदर पिचाई हैं। तो अब आप उस शिक्षा पद्धति में क्या फर्क डालने जा रहे हैं? मैं आईआईटीज और आईआईएम्स की बात कर रहा हूं। आप वहां पे कौन सा भारतीयकरण करने जा रहे हैं? इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में और आज की टेक्नोलॉजी में कौन सा संबंध जोड़ने जा रहे हैं? इन सब बातों पर ये शिक्षा नीति खामोश है। और सबसे खतरनाक बात जो हो रही है, अभी हमारे भी यूनिवर्सिटी में और पूरे देश भर में कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा ना यूनिवर्सिटीज के लिए। अब इसमें वो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। अब सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति ये है कि वो सत्यों की बहुलता को साथ लेकर चलता है। यानी जो चयन और न चयन करने की जो प्रणाली है, उसके मापक हैं, वो इतने ज़्यादा सटीक होने चाहिए, प्रेसिशन और वस्तुगतता, ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन मानविकी के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में कोई स्याह सफ़ेद चीज़ नहीं होती, बहुधा ग्रे होती है। उसमें माने अनिश्चितताएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं। हाँ और नहीं के द्विचर विरोधों में आप मानविकी और सोशल साइंसेस को नहीं पढ़ते। तो तिथियां, घटनाक्रम और तथ्य ये तो मान लीजिए प्रिसाइज हो सकते हैं। हाँ और नहीं में, सच या गलत में आप इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा का माने ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसाइकिल करता रहे। ये तो गूगल पे होता ही रहता है दिन भर, पता नहीं कितने ऐप्स हैं। जानकारी का तो मतलब एकदम विस्फोट है इस समय। वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो क्वेश्चनिंग, वो डिसेंट, वो नहीं आएगा तो कौन सी हायर एजुकेशन इस देश में बन गई? तो उस आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना, जिसके लिए प्रश्नाकुलता को बढ़ाना और विचारों की बहुलता का आदर करना। एक ही टेक्स्ट है, हम कई तरीकों से पढ़ा सकते हैं, हम कई तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हम
एक तरह से कहिए कि कई तरह की शोध की प्रविधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसको हम सही या गलत के खांचे में, हाँ और नहीं के खांचे में कैसे बांट सकते हैं? तो ये उच्च शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारियों की सूची बनाना नहीं है। जिस क्रिटिकल थिंकिंग को, जिस वैचारिक बहुलता को, जिस पद्धतिगत समावेशिकता को लाना जरूरी है, ये अब शिक्षा में थ्रस्ट इसके ठीक खिलाफ जा रहा है। और जो आप देखते होंगे कि अखबारों में टॉपर्स की लिस्ट, नाम लगे रहते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, और वो टॉपर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन के क्षेत्र के टॉपर्स। और जिस आज हम इन दो बड़े शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, इन्होंने हम लोग को ये सिखाया है कि सत्य जो है उसकी बहुत परतें होती हैं। सत्य जटिल और संश्लिष्ट होता है जीवन की तरह। और अगर सिर्फ हाँ और नहीं, गलत और सही, स्याह और सफेद में 5 आपको उत्तर दे दिए गए, उसमें से एक को टिक करना है, तो इसमें सोशल साइंस और मानविकी की पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन यही ढांचा अब यूनिफॉर्म किया जा रहा है। अब मान लीजिए कोई पूछे कि हम आधुनिक हैं कि नहीं, इसका क्या हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं? परंपरा का आधुनिकीकरण सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और जिस आधुनिक जीवन में हम रहते हैं उसमें परंपरा की जो जड़ें हैं वो हम जीते हैं, हमारे जिए हुए अनुभव। तो कैसे हाँ या नहीं कह सकते? तो अब कई बार परंपरा और आधुनिकता में शांतिपूर्ण संवाद भी चलता रह सकता है और बड़ा तगड़ा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य को आंख से ओझल किया जा रहा है। अब पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था अगर एक पूरी बाजारीकृत अर्थव्यवस्था के कुछ कुशल मजदूरों के उत्पादन तक सीमित रखना है, तब तो कोई बात नहीं है। और एक सतही किस्म की इंफॉर्मेशन, और वो भी बहुधा गलत इंफॉर्मेशन से एक उन्मादी भीड़ तैयार करना है तो भी ठीक है। लेकिन असल में अगर शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाना है, तो हमें इस सारे प्रस्तावों के बारे में बड़ी गंभीरता सोचना होगा, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और वैचारिक उपकरण है। और अब बड़ी जल्दी में है निज़ाम शिक्षा को पूरी तरह से बदल देने के लिए। इसीलिए इतने केंद्रीय स्तर पर इतने संसाधन लगाकर इस दिशा में बाजारीकरण के, और साथ में जो एरियाज जिनमें डेफिनेशन नहीं दी गई है, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आप खुद फिल कर लीजिए जिस समय में समाज में हम रहे हैं। तो अब जो प्रश्नों की अनेकता है, पर्यवेक्षण की अनेक विधियां हैं, इनका तिरस्कार हो रहा है। विश्लेषण के अनेक तरीके हैं, वाद विवाद, तर्क और संवाद की जो संभावनाएं हैं वो कम हो रही है इस शिक्षा व्यवस्था में, और जो प्रस्तावित हमारी शिक्षा नीति है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देर हो चुकी है दरअसल, अब लागू बड़ी तेजी से ये किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि भाई सैकड़ों फूलों को एक साथ खिल लो, लेट 100 फ्लावर्स ग्रो, लेट 1000 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट। ये संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, जो नहीं होने जा रहा है, बल्कि एक आयामी एक ही विचार के हिसाब से पूरे शिक्षा को वो ढालने की कोशिश की जा रही है। अब वो समय बीतता जा रहा है कि जब हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए भी कभी किसी शेक्सपियर के पास, किसी दांते के पास, किसी तुलसीदास के पास, किसी दिननिराला के पास, किसी टॉलस्टॉय के पास जा सकते थे। अब नॉलेज तो बेचा जा रहा है और विजडम की दुकानें खुल गई। कई सदगुरु और तमाम तरह के लोग आपको बड़े बड़े इंटेलेक्चुअली साउंड लोग पलथी मार के वहां पे सदगुरु की वाणी सुनते हैं। विजडम शॉप्स अलग से खुल गई। इस शिक्षा व्यवस्था में विजडम का कोई स्थान नहीं। अब अंतिम बात मैं कह रहा हूं, एक खतरनाक सी बात है कि अब स्कूल कॉम्प्लेक्सेस खोलने की बात की जा रही है। 5 से 10 मील के भीतर के परिसर में अगर कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चे बहुत कम हैं, तो उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा अन्य स्कूलों के साथ। इसका मर्ज करने का मतलब आप समझिए बंद कर दिया जाएगा। जबकि कोठारी आयोग ने कहा था कि हर बच्चे के लिए 1 से 2 किलोमीटर के बीच के दायरे के बीच में उसके घर के कोई न कोई शिक्षण संस्था होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल के संसाधन जैसे खेल का मैदान, पुस्तकालय, लेबोरेटरी, बिल्डिंगें और यहाँ तक कि शिक्षक भी निजी स्कूलों को
उपलब्ध कराए जा सकते हैं कुछ शुल्क लेकर। और सरकार शिक्षा पे खर्च कितना करेगी? जितने कमीशन आए हैं सबने कहा 6% होना चाहिए मिनिमम जीडीपी का। लेकिन सरकार चालाकी के साथ कह रही है कि जीडीपी की बात नहीं करती है, वो कहती है बजट का हम 10% खर्च करें। जीडीपी कितना बड़ा होता है, बजट उसका बहुत कम होता है। और फिर कहते हैं कि अच्छा 10 साल में हम उसको दुगना कर देंगे। तो और एक और महत्वपूर्ण बात है जिससे मैं कह के अपनी बात खत्म करूँ, क्योंकि और हमारे विद्वान साथी हैं उनको बोलना है। ये कहा जा रहा है कि अब शिक्षा में सिर्फ औपचारिक इंस्टीट्यूशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि बड़ी तादाद में स्वयं सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओ की जरूरत है, केजी से लेकर पीजी तक। अब ये स्वयं सेवक कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, आप सोच ही सकते हैं। और जितने भी एनजीओ हैं देश में, सबसे बड़ा एक एनजीओ है जिसके तत्वावधान में जितने चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पैसा मिल सकता है, बाहर से बाकी किसी एनजीओ को पैसा भी नहीं मिल सकता है। तो ये जो स्वयं सेवकीय शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी है, उसके प्रतिकार के लिए क्या करना है, ये सोचना होगा। शुक्रिया।